हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका शर्मा क्लासेज में। इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। आज का लेक्चर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। पहले आप ये समझ लीजिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता क्या है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो वाक्य होता है जिसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में किसी भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड, डू, डज। मैंने बताई थी आपको 24 सारी क्रिया होती हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है, तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा इंट्रोगेटिव में और एसर्टिव में किस तरह पहचान करेंगे आप, क्योंकि इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एसर्टिव सेंटेंस समझाए थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और एसर्टिव का अंतर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना है। तो देखते हैं, पहले इसका रूल देखते हैं। इन वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। पहली बात तो ध्यान दो, यहाँ आस्क्ड में बदलते हैं। जब हमने एसर्टिव सेंटेंस बनाए थे तो सेड टू को टोल्ड में बदला था, लेकिन अब बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य समझ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। कोमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसमें दो तरह के कोमास होते हैं, कोमास बिगिन और कोमास क्लोज। तो कोमास बिगिन को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। एसर्टिव वाक्य हमने दैट लगाया था, अब हम इफ या वेदर लगाएंगे। ये पॉइंट नोट करने के होते हैं, ये तो हमें बताते हैं डिफरेंस। अब दूसरी बात देखते हैं, नोट स्पेशल नोट। सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुल्ली लगाते हैं, इफ या वेदर को इसके बाद लगाते हैं। सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुल्ली लगाते हैं, रेस्पेक्टफुल्ली, और इफ या वेदर को इसके बाद लगाते हैं। अब देख लेते हैं सेंटेंस। मैं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से देखना है। और आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेंटेंस स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आज का। देखते हैं पहला सेंटेंस आता है आपके पास। पहले सेंटेंस देखते हैं। राम said to me, commas and inward commas begin. Are you not a singer? कोमा क्लोज, इनवर्ड कोमा क्लोज। तो सीधी सी बात यह है, जब हमने एसर्टिव वाक्य बनाए थे तो वहां रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई थी किसी सब्जेक्ट से, इस तरह आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या नाम से। लेकिन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की शुरुआत होती है किसी सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया शुरुआत होती है और क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन मार्क से क्यों एंड होगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। राम ने मुझसे कहा क्या तुम एक गायक नहीं हो? तो पहला काम क्या है, सेड टू को आस्क्ड बदल रहे हैं। राम आस्क्ड मी। अब कोमा बिगिन को हटाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें दो चीज देख रहे हैं हम। पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर देखते हैं सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे हम। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, प्रोनाउन का परिवर्तन पहला होगा और वर्ब का परिवर्तन बाद में होगा। बात ध्यान देने की है। इफ के बाद आपको पहले प्रोनाउन देखना कौन सा। यू सेकंड पर्सन है, यू ऑब्जेक्ट बिगिन का होता है, निगेटिव सब्जेक्ट आई, और आर का हो जाएगा वाज, टेंस का परिवर्तन। इफ आई वाज नॉट ए सिंगर, इफ आई वाज नॉट ए सिंगर। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। राम ने मुझसे कहा क्या तुम एक गायक नहीं हो, ये तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट, राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा इफ आई वाज नॉट ए सिंगर, कि क्या मैं एक गायक नहीं था। अब ये इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, अब ये एसर्टिव वाक्य है। एसर्टिव वाक्य क्यों है ये? क्योंकि इफ के बाद आई आ गया यहाँ पर, इफ आई वाज नॉट ए सिंगर, कि क्या मैं गायक नहीं था। यही कारण होता है कि क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, क्योंकि एसर्टिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क का मतलब नहीं होता। एसर्टिव वाक्य में लगता है फुल स्टॉप। तो ये एसर्टिव वाक्य हो गया। इसके परिवर्तन देख लीजिए आप इतने हुए।
सेट टू का 8 हो गया, कोमा बी को हटाया, इफ लगा दिया, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में के अनुसार आई हो गया, आर का वाट हो गया, नॉट ए सिंगर। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दे सेड टू अस, कोमा बिगिन, डिड यू नॉट गो टू स्कूल yesterday? Did you not go to school yesterday? क्वेश्चन मार्क और क्लोज। उन्होंने हमसे कहा क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? They asked us, सेट टू आस्क हो गया, they asked us if, you सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस के अनुसार वी हो गया, वी। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो परफेक्ट में डीड का क्या होगा? हैड नॉट गोन टू स्कूल, और यस्टरडे का हो जाएगा दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे, यस्टरडे दी प्रीवियस डे हो जाएगा। दे आस्क्ड अस इफ वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल दी प्रीवियस डे, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि असर्टिव वाक्य हो गया। अब एक वाक्य देख लेते हैं। सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं और इफ या वेदर को इसके बाद लगाते हैं। सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे हम जिस तरह से, द बॉय सेड टू द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सर मे आई गो नाउ, क्वेश्चन मार्क को क्लोज। लड़के ने अध्यापक से कहा श्रीमान जी क्या मैं जा सकता हूं? तो सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर को इसके बाद ले जाएंगे। देखते हैं। द बॉय आस्क्ड द टीचर respectfully if I first person, subject the boy के अनुसार, he might go now का then, the boy asked the teacher respectfully if I first person, फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बॉय है, बॉय ही में बदल गया, मे का माइट हो गया, गो नव का देन हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा बिगिन, विल यू नॉट गो टू मार्केट? उसने मुझसे कहा क्या तुम बाजार नहीं जाओगे? सेट टू का अर्थ हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में का सब्जेक्ट आई, वुड नॉट गो टू मार्केट, ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं, मी के अनुसार आई हो गया, विल का वुड करते हैं, वुड नॉट go to market, full stop। तो डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए ग्रामर, टॉक लेसन, डीप ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इन सभी के लिए, सभी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।